तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक फर्म के अंदर किसी पार्टनर का एडमिशन अगर होता है तो उसके बाद उस फर्म पे क्या असर पड़ता है और क्या। हंसना मुस्कुराना बंद करो यार, इधर फोकस करो। हाँ, और आप लोग भी जरा फोकस इधर ही करना, ठीक है। तो ध्यान दो, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब होता है तुम्हारे घर में तुम्हारे भैया का शादी होना, ठीक है। तो भाई का जब शादी होगा तो घर में कोई मेंबर बढ़ेगा, और जो मेंबर बढ़ेगा उसको आप क्या नाम से पुकारेंगे? भाभी। यानी कि जो भाभी है वो हमारे इस टॉपिक में न्यू पार्टनर है। कौन है? न्यू पार्टनर। अब जब भाभी जब घर में आएगी तो एक मोटा कैश होता है 10, 20, 50 लाख, और साथ में कुछ सामान वगैरह, ठीक है। तो ध्यान देना एक बात कि जब भी किसी फर्म में मान लो एक बिजनेस है जहाँ पे ए और बी पहले से काम कर रहे हों और एक नया बंदा है सी, और ये इसके बिजनेस में मिल जा रहा है, तो अब जो नया फर्म बनेगा उसमें पार्टनर कौन कौन हो जाएंगे? ए बी सी। क्लियर है? यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। और न्यू पार्टनर कौन है? सी है। क्लियर? तो ध्यान देना, दो सिचुएशन हो रहा है। एक है एडमिशन के पहले, बिफोर एडमिशन, और एक सीन होगा आफ्टर एडमिशन। तो बिफोर एडमिशन जिस रेशियो में पार्टनर प्रॉफिट या लॉस को बांटेंगे उसको हम क्या कहेंगे? ओल्ड रेशियो। और आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद पार्टनर अगर प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यू रेशियो कहते हैं। तो न्यू रेशियो जो होता है ये रिलेटेड होता है ऑल पार्टनर्स से। किससे होता है? ऑल पार्टनर से। और ओल्ड रेशियो जो होता है ये किससे रिलेटेड है? ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर और ऑल पार्टनर दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ऑल का मतलब होता है ओल्ड प्लस न्यू, और न्यू का ओल्ड का मतलब क्या हुआ? जो पहले से है। तो पहले से जो पार्टनर है वो चीज। इसमें आपको तीन चीज नॉर्मली बनाना है। सबसे पहला चीज है आपका, वो कहलाता है, क्या कहलाता है कोई बताओगे? जल्दी से याद करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा बनता है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनता है इसमें बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। एडमिशन के बाद तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये तीन चीज। पहला क्या बनाते हैं हम लोग? बोलो, नहीं सुनाया? रीवैल्यूएशन। और सेकेंड आइटम क्या है? डाउन। और थर्ड आइटम बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। क्लियर है? अब बारी बारी से सब पे चर्चा करते हैं। ये रीवैल्यूएशन क्या है जरा इसको हम लोग समझते हैं। आप ध्यान देना कि जब भी किसी एसेट्स को आप परचेज करते हैं या जब भी कोई लायबिलिटी आपके पास आता है तो एसेट्स का वैल्यू टाइम टू टाइम आपका क्या होता है? चेंज होता है। एसेट्स का नेचर है कि समय के साथ उसका वैल्यू घटेगा और कुछ कुछ एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो लैंड अगर आप आज लिए हैं 5 लाख में, तो आज से 5 साल के बाद उस लैंड का कीमत क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अगर एक कार खरीदे हैं आप आज, तो आज से 5 साल के बाद उस कार का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से लायबिलिटी है। लायबिलिटी का भी वैल्यू बढ़ता है, लायबिलिटी का भी वैल्यू घटता है। अगर लायबिलिटी बढ़ जाए तो आपके लिए प्रॉफिट या लॉस?
सोचो, आप 10,000 कर्जा लिए थे किसी से और ब्याज हुआ जोड़ के 6 महीना बाद हो गया 15,000, तो 10,000 के बदला 15,000 लौटाना है, तो आपके लिए क्या है ये? किसी से 10,000 कर्जा लिए, मालूम चला वो मर गया, 14 फरवरी को दिल टूटा, पगला गया तेरे नाम, तो पागल आदमी पैसा मांगेगा? तो लायबिलिटी का वैल्यू जब घटता है तो प्रॉफिट या लॉस? क्या? प्रॉफिट। तो ये दिमाग में रखना है। और अकाउंट्स का बेसिक रूल कहता है कि अगर आपको लॉस हुआ, तो आप रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना। लॉस हुआ तो कहाँ? रीवैल्यूएशन के डेबिट में या अकाउंट्स के डेबिट में, जो भी अकाउंट बनाओ, अगर आपको लगता है कि लॉस हो रहा है तो उसको आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। और अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ लिखना है? क्रेडिट। समझ में आई बात? लॉस हुआ तो किधर? डेबिट में। प्रॉफिट हुआ तो किधर? कोई डाउट? अब सवाल है कि आखिर वो घटना क्या घटता है यहाँ पर जब हम कहते हैं कि लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है? तो बताओ एसेट्स के साथ क्या होगा जब आपको लॉस होगा? क्या होगा बताओ? जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो लॉस होगा, घटेगा तो लॉस होगा। और लॉस होते के साथ किधर लिखना है? तो पहला लॉस का कारण है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू अगर घटता है तो ये आपका लॉस होता है। तो प्रॉफिट कब होगा भाई? जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। समझ में आ रही है बात? और लायबिलिटी जो होता है वो एसेट्स का जस्ट उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। तो अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है तो लायबिलिटी बढ़ने से लॉस होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा मतलब लॉस हुआ, तो लायबिलिटी का वैल्यू घट जाएगा तो क्या होगा? एक तो जवाब आ रहा है, सब लोग नहीं समझ रहे हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट, एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो लायबिलिटी घटेगा तो प्रॉफिट। एक वर्ड आता है अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड मतलब जिसके बारे में कुछ सोचे ही नहीं थे और वो घटना हो गया। मान लो कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, होता ना दिवाली के समय में सब घर पर साफ करते हैं लोग, तो घर में कुछ ऐसा चीज निकल जाता है जिसको कबाड़ी के भाव में बेचते हैं तो 100-200 आ जाता है। उसको आप कभी नहीं सोचे थे कि ये मेरा एसेट्स है, लेकिन वो हो गया। मतलब जो जिसका बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब एडजस्टमेंट में है, तो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो आपके लिए प्रॉफिट की लॉस, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लॉस। अनरिकॉर्डेड क्या लिखे? लायबिलिटी की एसेट्स, लायबिलिटी लिखते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो ये लॉस होता है, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो प्रॉफिट होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे लिए प्रॉफिट होता है। ध्यान देना, अगर लॉस हुआ किसी भी तरीके से कारण से तो उसको हम लोग हमेशा डेबिट में लिखेंगे, और प्रॉफिट हुआ तो वो किधर जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है? अनरिकॉर्डेड का मतलब वो आइटम जो बैलेंस शीट में नहीं था, अब एडजस्टमेंट में है। हर एक क्वेश्चन आपका दो भाग में बटा रहेगा, एक रहेगा बैलेंस शीट और एक रहेगा एडजस्टमेंट। तो बैलेंस शीट में जो रहता है
इसका मतलब है कि बिजनेस के पास ये सारा चीज मौजूद है जो रिकॉर्डेड है, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं है और एडजस्टमेंट में हो गया, मतलब वो अनरिकॉर्डेड है। क्लियर? तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होता है? क्या होता है? लॉस होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स प्रॉफिट। जहां भी आपको दिख जाए डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन डॉट डॉट डॉट, डेप्रीसिएशन एक महामारी है कोरोना टाइप का, जिस चीज पे लगा उसका वैल्यू बढ़ा देगा कि घटा देगा? हाँ, डेप्रीसिएशन माने कोरोना। ठीक है, क्या होता है कि सीधे उसका वैल्यू को घटाएगा। तो डेप्रीसिएशन के उल्टा में इसका भी इंजेक्शन निकल गया है ना। ठीक है, तो कोरोना को मारने वाला आइटम होता है एप्रिसिएशन। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ा, एप्रिसिएशन किसी भी एसेट्स में हो तो वो प्रॉफिट होता है, डेप्रिसिएशन किसी में हो तो वो लॉस होता है। एक याद रखना, प्रोविजन फॉर डॉट डॉट डॉट, अगर ये इंक्रीज किया यानी बढ़ गया तो आपके लिए लॉस हुआ। अब अगर ये प्रोविजन फॉर डॉट 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 डिक्रीज किया, लॉस नहीं तब प्रॉफिट। इधर हाथ गया मतलब प्रॉफिट, इधर गया मतलब लॉस। तो ध्यान देना, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लिखा डेबिट में जितना भी लॉस होता है उसको, और क्रेडिट में लिखा जितना भी प्रॉफिट होता है उसको। फिर दोनों साइड का डिफरेंस लेके आएंगे। अगर ये मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, यानी कि इनकम अगर ज्यादा है, तो इनकम अगर ज्यादा है तो डिफरेंस को हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और ये प्रॉफिट बटेगा किस में? हाँ, ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किसमें बचेगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। अब अगर डेबिट ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, तो क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और ये भी बढ़ेगा किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच। क्लियर है? तो ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। मैं हट जाता हूँ भाई, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग ले लिए? ठीक है। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा साथ दिया हमारा, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।